हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यूट्यूब के इस चैनल पर अब आपको राजस्थान की विभिन्न भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें पूरा की पूरा जीके जो राजस्थान की विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा बनाई गई किताबों को पढ़ाकर आपको सीधा इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपको किसी भी ऐसे चैनल पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं जो सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और पॉपुलैरिटी ले लेते हैं। तो राजस्थान के इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि विभिन्न तरह के लोग इससे जुड़ सके और पूरा के पूरा एक ही स्थान पर ज्ञान प्राप्त कर अपने कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलो अब राजस्थान के वीडियो के इस सीरीज में हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, जिसके विभिन्न तरह के वर्गीकरण, नदियाँ, सहायक नदियाँ और भी कुछ इस तरह के फैक्ट को हम इस वीडियो में और आने वाली सीरीजों में पूरा करेंगे। तो राजस्थान अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्थान के अपवाह तंत्र में कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली शब्दावली है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के भूभाग पर किसी क्षेत्र विशेष में जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है तो उसको जल का प्रवाह कहते हैं, और जल के प्रवाह के लिए ही एक अन्य शब्द जिसको अपवाह कहते हैं प्रयोग किया जाता है। तो इसे ही कहते हैं अपवाह, जल का अपवाह। और ऐसे ऐसे जलधाराएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है, और तब यह पूरा के पूरा अपवाह तंत्र में बदल जाता है। इसके पश्चात हम दूसरी शब्दावली को पढ़ेंगे, जो कुछ इस तरह है। तो अपवाह तंत्र अब यहाँ पर जल से संबंधित है, इसलिए जब नदियाँ एक स्थान से निकलकर विभिन्न स्थानों से गुजरकर प्रवाहित होने लगती हैं और उस मुख्य नदी को जब छोटी छोटी धाराएं सहायता करती हैं, तब वह जल अपवाह तंत्र कहलाता है। इसके पश्चात जल ग्रहण। जल ग्रहण किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जहां से नदियां अपना जल लेकर आती हैं, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान की विभिन्न नदियां अरावली की श्रेणी से अपना जल लेकर आती है, तो अरावली इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगी। अपवाह द्रोणी क्या होता है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरावली के तलहटी से निकली बनास नदी जब अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो वे सभी स्थान जहां पर बनास नदी बहती है, वह बनास नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम अपवाह द्रोणी या बेसिन कह सकते हैं। तो इस तरह हम अपवाह द्रोणी से भी परिचित हो चुके हैं। अब जल संभर या जल विभाजक किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हम अरावली को फिर से ड्रॉ करेंगे, और अरावली जो राजस्थान के बीचों बीच में होती है, इसके पश्चिम में रेगिस्तान और इसके पूर्व में पठारी क्षेत्र है। और अरावली जैसे पश्चिमी भाग में अरावली से निकलने वाली नदी लूनी नदी, और
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बनास नदी, इन दोनों ही अपवाह तंत्र को अलग अलग करने का काम करता है। सो अरावली को जल संभर या जल विभाजक कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। नोट: बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। जब नदियां आकार में बड़ी हों, उनमें जल की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो तो उनके जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहते हैं। वहीं छोटी छोटी नदी नालों वाले नदियों को अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि नदी द्रोणी जिसका आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर जिसका आकार छोटा होता है। राजस्थान में कुल 15 बेसिन हैं, अर्थात नदी द्रोणियां हैं, और 58 उप बेसिन हैं, छोटी छोटी नदियां और उनका तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान की नदियां जिस ओर अपना जल ले जाती है उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रथम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर पर आंतरिक अपवाह तंत्र और इसके पश्चात अरब सागर का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाने वाली सभी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल होंगी। राज्य के अंतर्गत ही उद्गमित और विलुप्त हो जाने वाली सभी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल होंगे, और अरब सागर की ओर अपना जल ले जाने वाली सभी नदियां अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल होंगी। अब हम सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य 4 प्रकार के तंत्र हैं। प्रथम, चंबल नदी अपवाह तंत्र, इसके पश्चात बनास नदी अपवाह तंत्र, बाणगंगा नदी अपवाह तंत्र और गंभीरी नदी अपवाह तंत्र। अब हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चंबल नदी के बारे में सामान्य सी जानकारी अब हम लेने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंबल नदी जो राज्य के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी जो महू स्थान इंदौर जिलों में पड़ता है वहां से निकलती है, और राज्य में यह चित्तौड़ जिले में प्रवेश कर राज्य के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर होते हुए यह यूपी में इटावा के मुरादागंज में यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप इस चित्र में बड़ी आसानी से देख सकते हो। अब चंबल नदी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हम लेते हैं। जैसे पहला, उपनाम। चंबल नदी के विभिन्न उपनाम हैं, जैसे पहला चरमणवती, इसके पश्चात इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। कामधेनु दोस्तों गाय की एक नस्ल है जो 12 मास अपना दूध देती रहती है। इसी तरह राजस्थान की यह नदी जो 12 मास अपने प्रवाह क्षेत्र में जल को बनाए रखती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, और 12 मास ये प्रवाहित होती है, इस कारण इसको नित्य वाहिनी नदी भी कहते हैं। और इसमें एक जीव जिसे घड़ियाल कहते हैं, यह बहुतायत संख्या में पाया जाता है, इस कारण इसे घड़ियालों की शरण स्थली भी कहते
हैं। और चंबल नदी जिस क्षेत्र से निकलती है उसे ऐतिहासिक शब्दावलियों में मालव कहते हैं। इस कारण इसे मालव की गंगा भी कहते हैं। जब हम इसके आकार पर चर्चा करते हैं तो हमें नजर आता है कि चंबल नदी पेड़ की शाखाओं की तरह बिखरी हुई सी प्रतीत होती है। इस कारण इसका आकार वृक्षाकार है। यह नदी राज्य में आंतरिक और पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का निर्माण भी करती है, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के मध्य यह बहती हुई अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। और आंतरिक तौर पर यह कोटा और बूंदी के मध्य और कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य सीमा का निर्माण करते हुए यह प्रभावित होती है। जब इसके प्रवाह क्षेत्र की ओर हम ध्यान दें तो यह राजस्थान में चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। इसके पश्चात कोटा, उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली होती हुई अंतिम धौलपुर जिले में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह राज्य के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र और सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र प्रतिशत के नज़रिए से यदि देखें तो वह चंबल नदी का है, जो 20.90% है। चंबल नदी पर बनने वाले बांधों को यदि हम देखें तो इस पर 4 बांध हैं और यह विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से प्रथम गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा और कोटा बैराज भी कोटा में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, इन तीनों पर विद्युत का उत्पादन होता है। नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 135 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 275 किलोमीटर और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीमा बनाते हुए यह 241 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सहायक नदियों की ट्रिक कुछ इस प्रकार है। बा बना काली चाय, बा बना काली चाय, मेज से कौन पार्वती गंजी बोली। बा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर, बना मतलब बनाना, काली मतलब ब्लैक, चाय मतलब टी, मैच का मतलब होता है टेबल और कौन चिल्लाई पार्वती गंजी चिल्लाई। तो ट्रिक को आप समझते हुए यदि याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाती है। तो एक लड़की जो पार्वती थी, जो गंजी भी थी, वह मेज से बैठे बैठे चिल्लाई कि मदर, जिसको हम बा बोलते हैं, बना काली चाय। तो बा बना काली चाय, मेज से कौन पार्वती गंजी बोली। ट्रिक के वर्णन की ओर यदि ध्यान दे तो बा का मतलब बामनी नदी, बना मतलब बनास नदी, का मतलब कालीसिंध नदी, चा मतलब चाकण नदी, ई मतलब ईज नदी, कौन मतलब कूनो और पार्वती से पार्वती नदी और गंजी से गुंजाली नदी। तो इस तरह हम इसकी सहायक नदियों को भी याद कर सकते हैं। अब चंबल नदी पर बनने वाले
त्रिवेणी संगम, जो राजस्थान के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम में से एक है, वह है बनास, सीप और चंबल। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाएंगे, जो है BSC। तो बनास, सीप और चंबल जो राजस्थान में रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में बनता है। चंबल नदी के नाम से ही एक ट्रिक और बनकर सामने आती है। च से चंबल, ब से बनास और ल से लूनी। ये राजस्थान की वे नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में से होकर प्रवाहित होती हैं। अब चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र पर आने वाले कुछ स्थानों के बारे में यदि चर्चा करें तो इसे हम आसानी से एक फ्लो चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियां हैं, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी वहां से निकलकर रामपुरा, बानपुरा के पठारों में से गुजरती है। इसके पश्चात यह 84गढ़ दुर्ग जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से निकलकर यह राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पहले ही मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। तो यह चंबल नदी पर बनने वाला प्रथम बांध है। इसके पश्चात यह 84गढ़ चित्तौड़ जो राजस्थान का जिला है, वहां पर प्रवेश करती है और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इस नदी में एक और नदी जो इसकी सहायक है वो इसमें मिलती है, वह है बामनी नदी। वह कौन सी नदी है दोस्तों? बामनी नदी, जो यहाँ पर चित्तौड़ में यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है और यहाँ पर इस नदी के आसपास एक जलप्रपात बनता है जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है। जिसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें तो 18 मीटर या 54 फीट है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का 5वां बड़ा जलप्रपात कहलाता है। इसके पश्चात रावतभाटा चित्तौड़ में यह नदी प्रवाहित होती है, जहां पर इस पर एक और बांध बना हुआ है जो है राणा प्रताप सागर बांध। तत्पश्चात यह नदी कोटा जिले में प्रवाहित होती है और कोटा जिले में इस नदी के बारे में बात करें तो कोटा जिले में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन इस नदी पर होता है और यहाँ पर बहुत ऊंचे नीचे गार्ज बने हुए जिसके कारण नदी का पानी बहुत ही तीव्रता से बहने लगता है। इस कारण कोटा में चंबल नदी को एक उपनाम दिया गया है, वाटर सफारी। और कोटा में यहाँ पर 2 बांध बने हुए हैं, जिनमें एक है कोटा बैराज बांध और दूसरा बांध इस पर जो बना हुआ है वह है जवाहर सागर बांध। इसके पश्चात यह नानेरा कोटा में प्रवाहित होती है, जहां पर कपिल मुनि जी का तपस्या स्थल स्थित है। कपिल मुनि जी का तपस्या स्थल जो नानेरा कोटा में स्थित है।
कोटा के पश्चात यह नदी बूंदी जिले में प्रवाहित होती है, जहां पर इसमें काली सिंध नदी इसमें आकर मिल जाती है। और इसके पश्चात कोटा बूंदी की सीमा पर केशोरापाटन बूंदी में प्रवाहित होती हुई यह नदी सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है, जहां पर इस नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जो BSC के नाम से हम जानते हैं, बनास, सीप और चंबल। यह एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है जो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनता है। इसके पश्चात यह नदी करौली जिले में प्रवाहित होती है और राजस्थान में यह नदी 3 राज्यों के मध्य जब सीमा रेखा बनाती है तो वह स्टार्ट होती है पालिया सवाई माधोपुर और पीनाहट धौलपुर। इन दोनों स्थानों के मध्य यह नदी 241 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और इतनी ही बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। और अंत में यह नदी धौलपुर से प्रवाहित होकर यूपी राज्य में चली जाती है, जहां पर यह इटावा में मुरादागंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है और इसी के साथ चंबल नदी का मिलन यमुना के साथ हो जाता है और चंबल का अंत हो जाता है। तो इस तरह हम चंबल नदी के बारे में पूरा के पूरा पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य यदि हम देखें तो वो क्या हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य बहने वाली नदी है, एकमात्र नदी जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया है। और इस नदी पर सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण होता है। कंदरा मतलब गुफा, कंदराओं का मतलब होता है गुफा। और इन गुफाओं का निर्माण यदि हम देखें तो यह कोटा जिले के आसपास सर्वाधिक होता है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो माही के अतिरिक्त चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है जो राज्य में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। चंबल नदी गहरे गारजो मतलब बड़े बड़े खड्डे में बहुत तीव्रता से बहती है, इस कारण इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। और कुछ और तथ्य जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यह एकमात्र नदी है विश्व की जिसके 100 किलोमीटर की रेंज में 3 बांध बने हुए हैं और तीनों के तीनों बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी एवं राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी यदि कोई है तो वह नदी चंबल नदी है। और सर्वाधिक कैचमेंट एरिया इस नदी पर कोटा संभाग में है। और देश का प्रथम नदी अभियान व नदी सेंचुरी इस नदी पर ही विकसित किया जा रहा है। और यह नदी बेहड़ के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक बीहड़ यदि किसी जिले में है तो वह है सवाई माधोपुर। और इस नदी पर जब हम धौलपुर करौली के क्षेत्र में जाते हैं, जिनको हम डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि डांग क्षेत्र की रानी किसे कहते हैं, तो वह है करौली जिला।
और डांग का राजा धौलपुर। डांग का राजा कौन है दोस्तों? धौलपुर। अब अंत में हम सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो चंबल नदी में आकर मिलती हैं। सबसे पहले चंबल की सहायक नदी गुंजाली नदी के बारे में चर्चा करेंगे हम। गुंजाली नदी जो जाट गांव रतनगढ़ नीमच जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके पश्चात यह राजस्थान में चित्तौड़ जिले में प्रवाहित होती है और चित्तौड़ में ही प्रवाहित होते हुए यह नदी अरेनिया चित्तौड़ अरेनिया चित्तौड़ में ही यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो चित्तौड़ में यह नदी एक स्थान है चित्तौड़ में जिसको हम कहते हैं दौलतपुरा। वहां पर प्रवेश करती है। तो यदि गुंजाली नदी के बारे में यदि हम ट्रिक से चर्चा करें तो हम कुछ इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। जैसे गुंजाली में गुंज, और गुंज का मतलब होता है जोर से बोलना। तो गुंज कौन लगाता है? जाट। जाट जो होते हैं वह बड़ी ही आक्रामक और वीरता वाली गुंज लगाते हैं, और जब जाटों ने गुंज लगाई तो व्यर्थ की हो नहीं सकती। तो जाटों ने ये गुंज दौलत मिलने पर लगाई थी। दौलत मिलने पर लगाई थी, और यदि दौलत मिली है तो यह एकदम नई ही मिली होगी। तो किसी ने बोला अरे यह तो नई है, अरे यह तो नई है। तो गुंजाली नदी जाट गांव रतनगढ़ नीमच मध्य प्रदेश से निकलती है और दौलतपुरा चित्तौड़ में प्रवेश करते हुए अरेनिया चित्तौड़ में यह चंबल नदी में मिल जाती है। हम इसे आसानी से इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब हम इस चंबल नदी की दूसरी सहायक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी सहायक नदी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो वह है ईज नदी। ईज नदी दोस्तों चित्तौड़ में भैंसरोड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़ में ही यह डाबी वन में चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे हम ईज को अंग्रेजी वाले ईज से कंपेयर करेंगे तो ऐसे बनाएंगे इसकी ट्रिक, भैंस इज इन डाबी। तो बड़ी आसानी से इसको हमने याद कर लिया। चलो अब हम तीसरी सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप शांति बनाए रखें, मैं आपको पूरा का पूरा जीके इसी तरह याद करवा दूंगा, लेकिन जल्दबाजी कतई ना करें क्योंकि जल्दबाजी आपको नुकसान में डाल सकती है। तो इसके पश्चात जो सहायक नदी है वह है मेज नदी। मेज नदी जो बिजोलिया स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, वहां से यह नदी निकलती है और इसके पश्चात यह और बूंदी में ही यह नदी सीनपुरा गांव लाखेरी बूंदी में यह गांव पड़ता है। वहां पर यह नदी चंबल नदी में प्रवाहित हो जाती है। तो इसको याद करने के लिए कुछ इस प्रकार मैंने इसकी स्टोरी बनाई है कि एक टेबल है जिस पर एक कटोरी के जैसा कुछ पड़ा हुआ है जिसके अंदर
आप देख सकते हैं कि कुछ दाने समान पार्टिकल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, जिसको हम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। और बीज जो बूंदी के समान ही होती है, खाने वाली जो बूंदी होती है उसके समान होती है। तो कोई व्यक्ति आया और इस पूरे दृश्य को देखते हुए कहा कि यह पूरा के पूरा सीन, यह सीन पूरा ₹1,00,000 का है। कितने का? ₹1,00,000 का। तो इस तरह हम मेज नदी को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे घोड़ा पछाड़ नदी। यह नदी भी चंबल की सहायक नदियों में से एक है, जो चंबल में डायरेक्टली नहीं मिलती। यह चंबल की एक सहायक नदी है, मांगली। उस नदी में जाकर यह नदी मिल जाती है। मेज नदी। मेज नदी के पश्चात हम पढ़ेंगे घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी के बारे में, यह नदी जो है वो बिजोलिया झील यह पड़ता है बूंदी में। बिजोलिया झील जो बूंदी में पड़ती है, वहाँ से यह नदी निकलती है और बूंदी में तालेरा बूंदी और सागवाड़ा बूंदी होती हुई यह नदी मांगली नदी में मिल जाती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो आप, हम इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इस नदी को याद करने के लिए हम इसकी स्टोरी बनाएंगे कि घोड़ा जो क्या खाता है? बीज खाता है, जो बूंदी के समान ही होता है। वो एक घर के अंदर ताले में पड़ा हुआ था। अब चूंकि हमें यह बीज जो बूंदी नुमा था घोड़े को खिलाना था, खिला नहीं सकते, तो हम घोड़े को साग खिलाएंगे, सब्जी, जिसको हम सब्जी बोलते हैं, वह खिलाएंगे। और सब्जी खिलाने के पश्चात हम घोड़े को मांग लगा देंगे, तिलक लगा देंगे। तो इस तरह हम घोड़ा पछाड़ नदी को याद कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन नदियों को देखते ही याद कर पा रहे होंगे। तो हम इसी तरह राजस्थान के सभी टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे मांगली नदी। मांगली नदी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से निकलती है और बूंदी में यह बाइंस खेरा स्थान पर यह नदी मेज नदी के अंतर जाकर मिल जाती है। ठीक दोस्तों, तो मांगली नदी को हम मांग से याद कर सकते हैं। मांग कौन लगाता है? तो भील जनजाति की महिलाएं जो मांग लगाती हैं, इससे हम याद कर सकते हैं वह मांग की जो डिब्बी है वो कहाँ पर पड़ी हुई थी? तो वह पड़ी हुई थी मेज पर। मेज अर्थात टेबल पर पड़ी हुई थी। तो आप इसे बड़ी आसानी से याद कर चुके होंगे। अब हम इसके पश्चात बामनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। बामनी नदी जो राजस्थान के चित्तौड़ जिले से निकलती है और चित्तौड़ में भी यह बेंगू तहसील और हरिपुरा गांव से यह नदी निकलती है। इसके पश्चात यह पुनः मध्य प्रदेश में एक बार जाती है और तत्पश्चात भैंसरोडगढ़
चित्तौड़ में वापस आकर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी जो सेमली गांव झालावाड़ से निकलती है और यह नदी फिर झालावाड़ में ही काली सिंध नदी में खाड़िया स्थान पर मिल जाती है। तो इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे हम चंद्र और भागा। तो चंद्र मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा कैसा था? भागा मतलब टूटा हुआ। और जैसे ये टूटा तो इसको हमने देखा तो ये कैसा नजर आया? ये दोनों भाग सेम सेम नजर आए। कैसे नजर आए? सेम सेम नजर। फिर हमें दोनों भागों पर क्या कर दी? खड़ी कर दी। खड़ी मतलब चूना, चूना लगा दिया। तो इस तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब कुछ और सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम इस वीडियो का अंत कर देंगे, क्योंकि यह अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पिपलाज नदी। पिपलाज नदी जो राजस्थान में पंच पहाड़ झालावाड़ में से निकलती है और चौखेरी झालावाड़ में यह नदी किस में मिल जाती है दोस्तों? यह नदी आहू नदी में मिल जाती है। अर्थात जो पिपलाज नदी है वह आहू नदी की सहायक नदी है। इसे याद करने के लिए हम पिपलाज मतलब एक पीपल के पेड़ को बनाएंगे और इसको टोटल 5 पीपल के पेड़ बना देते हैं दोस्तों। आप इस तरह इसको बना लेना और यह एक चौक पर लगे हुए हैं। चौक मतलब चौतरे पे लगे हुए हैं जो गांव के बीचों बीच में होता है वहां पर। तो पंच पहाड़ 5 पीपल थे, इसलिए पंच, और चौक से चौखेरी। ठीक है दोस्तों। और आहू नदी में यह नदी मिल जाती है। तो इसे आप बड़ी आसानी से याद कर चुके होंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे परवन नदी जो काली सिंध नदी की सहायक नदी है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परवन नदी जो मालवा के पठार से निकलती है, और मालवा का पठार आपको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां से निकलकर यह नदी झालावाड़, उसके पश्चात बारा और अंत में यह कोटा के समीप रामगढ़ क्षेत्र में यह नदी काली सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। झालावाड़ में यह मनोहर थाना तहसील में बहती है। इसके पश्चात बारा में यह शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर से बहकर यह नदी प्रवाहित होती है और शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंबल की एक अन्य सहायक नदी जो है निवाज नदी। निमाज, आप कुछ भी कह सकते हो इस नदी को। निवाज, नेवज, निमाज, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें नामों पे नहीं जाना, सिर्फ काम से काम रखना है। यह नदी राजगढ़ स्थान जो पड़ता है मानपुरा तहसील जो पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और फिर इसके पश्चात यह नदी झालावाड़ में बहती हुई झालावाड़ जिले में ही यह मवासा अकलेरा
स्थान पर परवन नदी में मिल जाती है। किस में दोस्तों? परवन नदी में। यह निवाज नदी है, वह परवन नदी की सहायक नदी है। इसको याद करने में हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हैं, जो कि तो वह कुछ इस प्रकार है। निवाज को हम बदल देंगे नमाज में। नमाज हम अदा करते हैं, वह नमाज, ठीक है दोस्तों। और नमाज को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, क्योंकि यह एक धार्मिक तथ्य है। और इसको फिर खोल कर वासना चाहिए। वासना यह एक ग्रामीण शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नमाज को मानना चाहिए, खोल के वासना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है राज। कौन? राज। तो राजगढ़, मान से मानपुरा, ठीक है, और वासना से मवासा, अकलेरा। कैसे वासेगा, कैसे पढ़ेगा? ऐसा आपको पता होगा। कैसे? अकेला अकेला, अकेला अकेला। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी जो सीहोर क्षेत्र जो पड़ता है देवास, मध्य प्रदेश में, वहाँ से यह नदी निकलती है। फिर बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर में यह नदी पालिया स्थान पर, कौन सा स्थान? सवाई माधोपुर में पालिया स्थान पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? चंबल नदी में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो पार्वती के जो देव थे वो सेहरा चढ़ा के आ चुके थे। ठीक है दोस्तों, और इसके पश्चात यह बारां में आती है, और बारां में एक स्थान पड़ता है कारिया हट। तो पार्वती जो है वो देव को क्या कह रही थी? कारिया मतलब ब्लैकिश, हट जा यहाँ मेरे रास्ते से। लेकिन कुछ ही पलों में इन दोनों में मिलन हो जाता है, और देव ने पार्वती को क्या कर लिया? पा लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम चंबल नदी को याद कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। भले ही आज इस वीडियो में मेरे से कुछ देरी हो रही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आने वाले वीडियो सभी बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है कि मैं आपको राइटिंग पैड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं फालतू की चर्चाओं को छोड़कर कूनू नदी के बारे में। कूनू नदी जो गुना एमपी से निकलता है, और फिर यह नदी बारां जिले में मुसेड़ी बारां में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह एमपी में एक बार पहुंचती है। फिर करौली की सीमा पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो कूनू साउंड्स लाइक गुनू। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस साउंड से मैच करके याद कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या पता कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं, यह समय साबित कर लेता है। इसलिए आपको और मुझको चीज़ों को महत्व देने से बचना चाहिए, और सिर्फ हमारा एक ही काम है पढ़ना। तो हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन खूब हाई हो चुका है। इसलिए कोई चीज़ छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, और ना ही कोई इम्पोर्टेंट, ना ही कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब अंत में एक नदी बची है जो है
चाकण नदी, यह नदी जो राजस्थान की एकमात्र नदी जो नदी नालों से जिसका उद्गम होता है, नदी और नालों के कारण इसका उद्गम होता है बूंदी से। और फिर यह करणपुरा जो कस्बा है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर यह नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? चा कण में कण, और कण का मतलब होता है पार्टिकल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं छोटे छोटे कण, जो किसके समान है? बूंदी के समान। और कण से, चाकण से करण, करणपुरा सवाई माधोपुर में यह नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। तो इस तरह हम चंबल नदी के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यदि कुछ रह जाता है तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक करना ना भूले, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद।